आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, सिल्वर स्क्रीन का एक मास हीरो कैसे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिनेमाई दुनिया के सुपरस्टार थलपति विजय की। वैसे तो किसी अभिनेता का राजनीति में आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस कमाल की एकदम सुनियोजित रणनीति के साथ विजय ने ये मुकाम हासिल किया है ना, वो वाकई राजनीतिक इतिहास का एक अभूतपूर्व अध्याय है। चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मास हीरो से राजनेता बनने की नींव कैसे रखी गई। फिर उनकी चुनावी रणनीति और घोषणा पत्र पर बात करेंगे। इसके बाद 2026 के उस बड़े उलटफेर और उनकी गठबंधन बनाने की चतुराई को समझेंगे। और आखिर में सीएम की कुर्सी से जुड़ी उन असली चुनौतियों का आकलन करेंगे जो अब उनके सामने खड़ी हैं। तो चलिए हमारे पहले विषय से शुरुआत करते हैं, मास हीरो से राजनेता। आइए उस सिनेमाई पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने असल में इस पूरे राजनीतिक सफर की जमीन तैयार की। अब देखिए, ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जो बस रातों रात ले लिया गया हो। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2017 में आई उनकी फिल्म मर्सल से ही विजय की ऑन स्क्रीन छवि में एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक बदलाव दिखने लगा था। इससे आप एक तरह की लंबी प्री मार्केटिंग कह सकते हैं। फिर फरवरी 2024 में तमिझा का वेत्री कड़गम यानी टीवी के पार्टी का लॉन्च होता है और अंततः 2026 में मुख्यमंत्री पद की शपथ। मतलब सिनेमा के पर्दे का रक्षक अब पूरी तरह से एक वास्तविक राजनीतिक चेहरा बन चुका था। और इस बात को और भी पुख्ता करता है RSIS का ये स्टडी पेपर। इस शोध में मर्सल से लेकर गोद तक की फिल्मों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। ये साफ दिखाता है कि विजय पिछले कुछ सालों से सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक न्याय और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव तैयार कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर उन मुद्दों को पर्दे पर उठाया जो सीधे आम जनता की दुखती रग पर हाथ रखते हैं। इन फिल्मों के जरिए बनाए गए उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को समझना बहुत दिलचस्प है। हर फिल्म ने एक खास जनसंख्या की को टारगेट किया। सरकार में वो व्यवस्था सुधारक बनकर मतदाता अधिकारों की बात करते हैं। बीस्ट में वो एक योद्धा बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं और वारिसू में वो खुद को सबको साथ लेकर चलने वाले उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते हैं। असल में इस सिनेमा के पर्दे पर एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व गढ़ा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी थीम पर, चुनाव रणनीति और घोषणा पत्र। आइए उस लोक लुभावन ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं जिसने दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। टीवीके ने बहुत ही होशियारी से खुद को स्थापित पार्टियों यानी डीएमके और एआईएडीएमके के सामने एक ताज़ा और भ्रष्टाचार मुक्त विकल्प के रूप में पेश किया। लेकिन यहाँ मास्टर स्ट्रोक क्या था? मास्टर स्ट्रोक था उनका घोषणा पत्र, जो क्लासिक तमिल साहित्य तिरुक्कुरल के 3 सिद्धांतों पर आधारित था। अरम यानी पुण्य, पोरुल यानी धन और इनबम यानी आनंद। इसने सीधे तौर पर लोगों के तमिल सांस्कृतिक गौरव को छुआ और एक पारदर्शी प्रशासन का भरोसा जगाया। अब जरा उनके वादों पर गौर करते हैं। ये वादे बहुत ही रणनीतिक रूप से बनाए गए थे। परिवार की महिला मुखियाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए, बेरोजगार युवाओं के लिए 10,000 रुपए, किसानों की कर्ज माफी, साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर और युवाओं को लुभाने के लिए तो एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय तक का वादा कर दिया गया। इस एजेंडे ने क्या किया? इसने जाति और धर्म की उन पारंपरिक सीमाओं को तोड़ दिया जिन पर आमतौर पर चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन हर बड़े वादे की एक बहुत भारी कीमत होती है और वो कीमत है सालाना 1,00,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इन लोक लुभावन वादों को लागू करने का खर्च इतना ही आएगा। और ये एक बहुत बड़ा कड़वा यथार्थ है। चुनावी रैलियों में वादे करना एक बात है, लेकिन राज्य के खजाने पर पड़ने वाले इस अभूतपूर्व बोझ को संभालना वो एक पूरी तरह से अलग और मुश्किल चुनौती है। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी थीम पर, 2026 का चुनाव। एक ऐसा ऐतिहासिक उलटफेर जिसने न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को चौंका कर रख दिया। चुनावी नतीजे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थे। आप देख सकते हैं, टीवीके ने अपने दम पर 108 सीटें जीत ली। सत्ताधारी एसपीए गठबंधन मात्र 73 पर सिमट गया और एनडीए को मिली केवल 53 सीटें। सोचिए, एक बिल्कुल नई पार्टी आती है और राज्य के दोनों प्रमुख और दशकों पुराने गठबंधनों को एक ही झटके में काफी पीछे छोड़ देती है। लेकिन रुकिए,
कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। एक बहुत बड़ा गणितीय पेंच यहाँ फंस गया। 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा होता है 118 का। 108 सीटें जीतकर भी टीवीएम के पूर्ण बहुमत से ठीक 10 कदम पीछे रह गई थी। अब अपने दम पर सरकार नहीं बन सकती थी। बाहरी समर्थन जुटाना एकदम अनिवार्य हो गया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, गठबंधन बनाने की चतुराई। चुनावी नतीजों के तुरंत बाद राजनीतिक कूटनीति का जो असली खेल शुरू हुआ वो देखने लायक था। बहुमत हासिल करने के लिए विजय की टीम ने एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमबद्ध रणनीति अपनाई। सबसे पहला कदम, कांग्रेस को डीएमके गठबंधन से अलग करके अपने साथ जोड़ना। दूसरा कदम, वामपंथी दलों से सरकार के बाहर रहकर बिना शर्त समर्थन प्राप्त करना। और तीसरा कदम, वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों को अपने पाले मिलाना। कमाल की बात यह है कि अपने वैचारिक विरोधियों को सत्ता से दूर रखते हुए उन्होंने जरूरी संख्या बल बड़ी ही चतुराई से जुटा लिया। तो अंत में जो विजयी गणित बैठा वो कुछ ऐसा था। विजय की एक अतिरिक्त सीट खाली होने के बाद टीवीके की प्रभावी संख्या बची 107। इसमें कांग्रेस के 5 विधायक जुड़ गए और वाम दलों तथा अन्य का 8 विधायकों का बाहरी समर्थन मिल गया। इस तरह इस नए गठबंधन ने 118 के उस जादुई आंकड़े को पार करते हुए कुल 120 विधायकों का सुरक्षित नंबर हासिल कर लिया। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण पर हैं। सीएम की कुर्सी और चुनौतियां। सिनेमाई जीत तो मिल गई, लेकिन अब सामना होना था वास्तविक प्रशासन से। 10 मई 2026 का दिन, जब 1967 के बाद पहली बार किसी गैर डीएमके या एआईडीएमके नेता ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और सचिवालय पहुंचते ही उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे की फाइल पर मुहर लगी। इसके तुरंत बाद महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष इकाई बनाई गई और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक कड़े टास्क फोर्स का गठन हुआ। ये दिखा रहा था कि नई सरकार पहले दिन से ही प्रशासनिक एक्शन में है। और अपने उद्घाटन भाषण में भी नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल वादों पर नहीं बल्कि ईमानदारी और जवाबदेही पर चलेगी। उनका मुख्य संदेश बिल्कुल सीधा था, जनता को एक सुचारू और पारदर्शी शासन देना। तो कुल मिलाकर फिल्मों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने से लेकर एक चतुर गठबंधन बनाने और अंततः सत्ता हासिल करने तक का ये अविश्वसनीय सफर तो पूरा हो चुका है। लेकिन अब जो सवाल हम सबके सामने है वो ये है, क्या पर्दे का ये सिनेमाई रक्षक असल जिंदगी के 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय चुनौतियों, उस जटिल ब्यूरोक्रेसी और कानून व्यवस्था की भूल भुलैया को उसी कुशलता से संभाल पाएगा? क्या रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ के इस कड़े इम्तिहान में पास हो सकेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।